Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Chapter 1 of Criminal Procedure Code 1898. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. हम जब लॉ गेट सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे तो हमने सीआरपीसी के डिफरेंट चैप्टर्स को डिस्कस किया था जो हमारे लॉ गेट सिलेबस का हिस्सा थे, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो है वो हमसे मिस हो गए थे। तो उन तमाम चैप्टर्स को अब हम वन बाय वन इस वीडियो के आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 1 को, क्योंकि चैप्टर 1 हमारे पास इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास सेक्शन 2 है जो कि डेफिनीशन क्लॉजेस को डिस्कस कर रहा है, यानी कि इस पूरे सीआरपीसी के अंदर जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं इस सीआरपीसी के अंदर उन वर्ड्स का क्या मतलब है वो उस डेफिनीशन क्लॉज के अंदर हमें बताए गए हैं। सो सबसे पहले जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर भी सबसे पहले हम देखेंगे कि सीआरपीसी का इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसमें किन किन चीज़ों को बयान किया गया है। पहली बात, इस सीआरपीसी को बनाने का मकसद क्या था, इसका पर्पस क्या था, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्यों इन्फोर्स कराया गया था। सो सिंपली जब हम पाकिस्तान पीनल कोड को डिस्कस कर रहे थे तो पाकिस्तान पीनल कोड में हमने ऑफेंसेस को डिफ़ाइन किया था और उसके साथ उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट्स हमें बताई गई थी कि जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड अंडर लॉ है या कोई भी इलीगल ओमिशन है, अगर वो होता है तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट्स हैं। लेकिन उस पीपीसी के अंदर हमें पनिशमेंट्स देने का तरीक़ाकार नहीं बताया गया। तरीक़ाकार हमें कहाँ बताया गया है, इस सीआरपीसी के अंदर, कि जब भी कोई ऑफेंस कमिट होगा तो फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर से लेकर जो अपील तक का प्रोसीजर है उसके दरमियान में जितने भी स्टेप्स हैं वो क्या है, जिसमें हमारे पास प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स भी शामिल हैं और पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स भी शामिल हैं। फॉर एग्जांपल एफआईआर होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के बाद जितना भी मटेरियल इकट्ठा करती है उसके बाद चालान पुट इन कोर्ट होता है, उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम होता है, हमारा ट्रायल कमेंस होता है, उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन जो है, जो कंप्लेनेंट साइड है वो अपने विटनेसेस लाकर अपने उन एलिगेशंस को प्रूव करते हैं, फिर डिफेंस साइड को मौका दिया जाता है, उसके बाद दोनों पार्टीज़ आर्ग्यूमेंट्स करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास उन आर्ग्यूमेंट्स की बेसिस पे मेरिट पे फैसला किया जाता है। अगर कोई पार्टी खुद को एग्रीव्ड कंसिडर करती है तो वो अपील, रिव्यू या रिवीजन में जाती है। ये जितना भी हमारे पास प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है ऑफेंस होने से लेकर अपील तक का, वो तमाम इस सीआरपीसी में बताया गया है। लिहाजा इस सीआरपीसी का मकसद इसीलिए इसको बनाया गया था कि उन ऑफेंसेस को इस सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो है वो ट्राई किया जाएगा। सबसे पहले है सेक्शन 1 जो कि शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट के बारे में बताता है। पहली बात कि इस एक्ट को कहा जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये पास कब हुआ था? 22 मार्च 1898 को ये लेजिस्लेशन ने बाकायदा इसको पास किया था। उसके बाद फिर इसकी इन्फोर्समेंट हुई थी 1 डे ऑफ जुलाई 1898 को। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इस 1 जुलाई के बाद इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद दूसरी चीज़ बताई गई है एक्सटेंट। इसका कहाँ पर ये सीआरपीसी अप्लाई होगा, इसका स्कोप क्या है, वो इस पार्ट के अंदर बताया गया है। इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ पाकिस्तान। पहली बात तो की गई है कि ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बट
इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस टू द कॉन्ट्रेरी। लेकिन अगर सीआरपीसी में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बताई गई, अगर इस सीआरपीसी के अंदर कहीं पर भी स्पेसिफिकली कोई प्रोविजन नहीं बताई गई, किस बारे में? Nothing herein contained shall affect any special or local law now in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। अब पहली बात तो हमने कही कि ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल होगा, लेकिन फिर हमने कहा कि अगर सीआरपीसी के अंदर कहीं कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं बताई गई तो फिर जो ऑफेंसेस हैं उनको स्पेशल और लोकल लॉ के मुताबिक ही डील किया जाएगा। यानी कि मज़ीद सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि अगर इस सीआरपीसी ने ये कहा है कि कोई भी लोकल या स्पेशल लॉ जो कोई स्पेशल प्रोसीजर बता रहे हैं वो स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किए जाएंगे तो वहाँ पर सीआरपीसी अप्लाई होगा। लेकिन अगर सीआरपीसी ने ये कह दिया है कि अगर स्पेशल लॉज के अंदर कोई स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है और उसी स्पेशल प्रोसीजर को अडॉप्ट करना ज़रूरी है तो फिर ऑफेंसेस को उन स्पेशल लॉज के अंडर डील किया जाएगा। लेकिन अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि इस कोड के मुताबिक उनको डील किया जाएगा तो फिर यही सीआरपीसी एप्लीकेबल होगा। सिंपल सी बात थी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है सेक्शन 2 जो कि रिपील हो चुका है। सेक्शन 3 की तरफ आ जाते हैं तो सेक्शन 3 कहता है रेफरेंस टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड अदर रिपील्ड इनेक्टमेंट। इसमें कहा गया है कि इस सीआरपीसी के पहले जितनी भी इनेक्टमेंट्स हुई थी, जितने भी हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थे, चाहे वो 1861 के थे, 1872 के थे, 1882 के थे या कोई भी और लॉ था, तो इस सीआरपीसी के आने के बाद उन तमाम लॉज को वो रिपील हो चुके हैं, वो तमाम लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे, यही सीआरपीसी एप्लीकेबल होगी। इसके साथ इसके पार्ट 2 में कहा गया है in every enactment passed before this code comes into force, the expression officer exercising or having the powers of the magistrate, subordinate magistrate first class and subordinate magistrate second class shall respectively be deemed to mean magistrate of first class, magistrate of second class and magistrate of third class, and the expression joint session judge shall mean additional session judge। इसमें कहा गया है कि इस सीआरपीसी से पहले जो भी इनेक्टमेंट्स हुई थी जिनमें जो ऑफिसर मैजिस्ट्रेट का वर्ड यूज हुआ था, सब ऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सब ऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, उनकी जगह अब इस सीआरपीसी के अकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट के लिए वर्ड यूज होगा मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास, और जहां जहां पर भी पहले जॉइंट सेशन जज का वर्ड यूज था वहां पर अब इस सीआरपीसी के अकॉर्डिंग एडिशनल सेशन जज का वर्ड यूज किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 4 के ऊपर जो कि हमारा मेन जो है वो टॉपिक है, दैट इज डेफिनेशन क्लॉज। इस सेक्शन 4 के बाद जितने भी वर्ड्स को डिफाइन किया गया है इन सीआरपीसी के अंदर उन वर्ड्स का मीनिंग इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहला है हमारे पास एडवोकेट जनरल। अब एडवोकेट जनरल को डिफाइन नहीं किया गया बल्कि ये बताया गया है कि एडवोकेट जनरल में हमारे पास कौन कौन से लोग शामिल होंगे। एडवोकेट जनरल को कहा गया है कि Advocate General includes a government advocate, or where there is no Advocate General or government advocate, such officer is the provincial government may from time to time appoint in this behalf। एडवोकेट जनरल कौन होता है? जो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट अपॉइंट किया जाता है। चूंकि हर प्रोविंस के अंदर एक अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने सूबे को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग अपना एडवोकेट जनरल ऑन द टॉप अपॉइंट करती है। उस एडवोकेट जनरल के बाद हमारे पास एडिशनल एडवोकेट जनरल्स होते हैं और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल होते हैं जो कि अपने अपने सूबे की जो गवर्नमेंट है उसको इन दी कोर्ट रिप्रेजेंट करते हैं। सो एडवोकेट जनरल हर सूबे का अपना होता है।
उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को किस तरह से डिफाइन किया गया है? बेलेबल ऑफेंसेस मीन ऑफेंस इज शोन इज बेलेबल इन द सेकंड स्केड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मीन एनी अदर ऑफेंस। अब इस सीआरपीसी के अंदर पहले तो हमारे पास सेक्शन 1 से सेक्शन 565 तक प्रोसीजर बताया गया है। उसके बाद इसी सीआरपीसी के एंड में हमारे पास 5 स्केड्यूल्स एनेक्स्ड किए गए हैं, जिनमें हमारे पास जो सेकंड स्केड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस सेकंड स्केड्यूल को अगर आप खोलें तो वहाँ पर हमारे पास एक चार्ट बनाया गया है जिसमें डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, और उन ब्लॉक्स में पहले तो जो पीपीसी के अंदर जितने भी ऑफेंसेस को हम पढ़ चुके हैं वो ऑफेंसेस लिखे गए हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस जो है वो बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है, कौन सा कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा कंपाउंडेबल है, कौन सा नॉन कंपाउंडेबल है, किन केसेस में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, किन केसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, और किन केसेस में ट्रायल जो है वो कौन कौन सी कोर्ट में कंडक्ट किया जाएगा। ये तमाम इस सेकंड स्केड्यूल के अंदर बताया गया है। सो यहाँ पर भी बेलेबल ऑफेंसेस को डिफाइन करते हुए कहा है कि हर वो ऑफेंस जो कि सेकंड स्केड्यूल में बेलेबल ऑफेंसेस की लिस्ट में फॉल कर रहा है वो तमाम हमारे पास बेलेबल ऑफेंसेस हैं। और अगर कोई स्पेशल लॉ है जिसके मुताबिक किसी ऑफेंस को बेलेबल कहा गया है तो फिर वो ऑफेंस भी बेलेबल कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी बाकी ऑफेंसेस हैं वो हमारे पास नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे इसी सेकंड स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात की गई है चार्ज की। Charge includes any head of the charge when the charge contains more heads than one। अब यहाँ पर भी चार्ज को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया। सिंपली चार्ज क्या है? प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट द पर्सन। किसी भी बंदे के अगेंस्ट जो प्रिसाइसली कोई भी एलिगेशन लगाई जाती है और उसके बाद इन एविडेंस जो उस एलिगेशन को प्रूव किया जाता है उसको हम कहते हैं चार्ज। यानी कि एक चार्ज के अंदर एक से ज़्यादा ऑफेंसेस को भी ट्राई किया जा सकता है। यहाँ पर जो हेड का वर्ड यूज़ हुआ है मींस ऑफेंसेस, यानी कि अगर चार्ज फ्रेम होता है तो वो एक ऑफेंस का नहीं होगा बल्कि एक चार्ज के अंदर डिफरेंट ऑफेंसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मर्डर हुआ है कहीं पर, बहुत सारे लोग थे, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हम एक चार्ज फ्रेम करेंगे 302 के लिए, एक चार्ज फ्रेम करेंगे 34 के लिए। या इसी तरह अगर किसी बंदे ने कोई फ्रॉड किया है, कोई चीटिंग वगैरह की है तो 419 420 लगता है। हम ये नहीं कह सकते 419 का अलग चार्ज होगा, 420 का अलग या 467 का अलग, बल्कि एक चार्ज के अंदर मुख्तलिफ जराइम का, डिफरेंट ऑफेंसेस का ट्रायल भी कंडक्ट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब इनको किस तरह से डिफाइन किया गया है? कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस offenses in which the police officer may in accordance with the second schedule or under law for the time being enforce arrest without warrant। ऐसे केसेस जिनमें पुलिस विदाउट वारंट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकती है या उन केसेस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है, ये हमारे पास हाई ग्रेड ऑफेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मर्डर, डेकॉइटी या रेप वगैरह के जितने भी हीनियस नेचर के ऑफेंसेस हैं उन जिनमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है वो हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, जो कि सेकंड स्केड्यूल में भी हमारे पास लिस्ट में बताए गए हैं। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन है? जिनकी सज़ा 3 साल से कम है, जो हीनियस नेचर के ऑफेंसेस नहीं है, जो माइनर ऑफेंसेस हैं, पेटी ऑफेंसेस हैं, उनमें पुलिस विदाउट वारंट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट किसी भी बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लेंट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं शिकायत या फिर
इस्तगासा। अब इस कंप्लेंट को या इस इस्तगासे को क्या डिफाइन किया गया है? Complaint means the allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence, but it does not include the report of the police officer. इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसी एलिगेशन, कोई भी ऐसा इल्ज़ाम जो कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने जाके उसको बताते हो, चाहे ज़बानी बता रहे हो या इन राइटिंग, मोस्टली इन राइटिंग ही इस्तगासा होता है। आप मैजिस्ट्रेट को ये बताते हो कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ बंदे ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, उस बंदे के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, तो इसको हम कहते हैं कंप्लेंट। लेकिन इसमें हमारे पास पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती, यानी कि जो हमारी एफआईआर है वो कंप्लेंट की कैटेगरी में फॉल नहीं करती। कुछ एफआईआर केसेस होते हैं, कुछ कंप्लेंट केसेस होते हैं। कंप्लेंट बेसिकली जो एलिगेशन है, जो इंफॉर्मेशन है किसी भी ऑफेंस की कमीशन से रिलेटेड, जो आप मैजिस्ट्रेट को आकर बताते हो, और फिर आगे इसी सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 200 से सेक्शन 204 तक कंप्लेंट का प्रॉपर प्रोसीजर भी बताया गया है कि जब आप मैजिस्ट्रेट के सामने ये इस्तगासा लेकर जाते हो, उसके बाद मैजिस्ट्रेट क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करता है, एविडेंस रिकॉर्ड करता है या जो भी करता है, वो तमाम हमारे पास कंप्लेंट का प्रोसीजर बताया गया है। सिंपली कंप्लेंट क्या है? जो आप मैजिस्ट्रेट के सामने जाके शिकायत दर्ज करवाते हो, चाहे वो रिटन है या ऑरल है। नेक्स्ट है हमारे पास हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मीन हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन फॉर द प्रोविंस। सूबाई सतह की जो सबसे बड़ी अदालत है उसको हम कहते हैं हाई कोर्ट। अब हर प्रोविंस की अपनी हाई कोर्ट होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट। हर प्रोविंस की जो अपने लेवल की जो सबसे बड़ी अदालत होती है वो हाई कोर्ट होती है, जिसमें हम रिवीजन या अपील लेकर जाते हैं। क्रिमिनल रिवीजन या अपील, क्योंकि ये सीआरपीसी है तो यहाँ पर क्रिमिनल केसेस की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्वायरी, लेकिन इसके साथ हम इन्वेस्टिगेशन को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ही समझते हैं कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन एक चीज़ है, लेकिन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हरगिज़ भी एक चीज़ नहीं है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब कैसे? इंक्वायरी हमेशा कौन कंडक्ट करवाता है? वो मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करवाता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश कौन करती है? हमेशा पुलिस करती है। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है? कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड जो एविडेंस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी है वो पुलिस की होती है, जबकि जो इंक्वायरी है वो हमेशा मैजिस्ट्रेट या हमारी अदालत जो है वो कंडक्ट करवाती है। किसी भी फैक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है। किसी भी फैक्ट से रिलेटेड ट्रूथ या फॉल्सिटी को डिटरमिन करने के लिए मैजिस्ट्रेट या कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टिगेशन का सोल पर्पस होता है सिर्फ और सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करना, मटेरियल कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह पर कोई ऑफेंस हुआ है, कोई मर्डर हुआ है, तो उस मर्डर में वहाँ पर जो ज़मीन पर गिरा हुआ खून है या जो भी होल वगैरह है, अगर किसी ने फायरिंग्स की है, तो वो तमाम जितना भी सबूत इकट्ठा करके कोर्ट के सामने पेश करने की जिम्मेदारी होती है वो पुलिस की होती है, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। और इंक्वायरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट करता है, पुलिस कभी भी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सकती। सो डिफरेंस क्या हुआ? इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट और कोर्ट करती है, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमेशा पुलिस जो है वो कंडक्ट करवाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग से क्या मुराद है? सो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को डिफाइन करते हुए कहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हमेशा जज के सामने होती हैं। जब भी हमारा ट्रायल कमेंस होता है, ट्रायल कमेंस होने के बाद जो एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है, लीगली जो भी एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है ऑन ओथ बिफोर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बिफोर द कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट या बिफोर द कॉम्पिटेंट जज, उसको हम कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट डिफाइन किया गया है मैजिस्ट्रेट को। मैजिस्ट्रेट को कहा गया है
a judicial magistrate and includes a special judicial magistrate appointed under section 12 and 14. अब सेक्शन 12 और 14 को जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन होता है और इससे क्या मुराद है। लेकिन उसके बाद है नेक्स्ट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। हम ऑलरेडी कॉग्निजेबल के साथ इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर बताया गया है ऑफेंस को। अब ऑफेंस को हम ऑलरेडी पीपीसी में भी डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, any act or omission made punishable by any law for the time being in force. It also include any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of Cattle Trespass Act 1871. ऑफेंस में क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड अंडर लॉ है या कोई भी इलीगल ओमिशन, यानी कि आप किसी चीज़ के लिए ड्यूटी बाउंड थे, आपको कोई ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहा गया था लेकिन आपने अपनी वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं की तो आपने इलीगल ओमिशन किया है। और एक्ट और इलीगल ओमिशन दोनों ही ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके अलावा कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 का जो सेक्शन 20 है वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो हमारा SHO है, हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब इसको क्या कहा गया है, Officer in charge of police station includes when the officer in charge of the PS is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duties. The police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, or when the provincial government so direct any police officer so present. अब इसमें कहा गया है कि अगर हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन जो SHO है वो किसी भी बीमारी या किसी भी और रीज़न की वजह से अगर वो पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं है, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उस SHO से नीचे रैंक का जो भी बंदा है लेकिन वो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का होना चाहिए, तो वो बंदा उस SHO की एब्सेंस में हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन के तौर पर ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा बंदा कांस्टेबल सी रैंक के ऊपर का बंदा थाने में मौजूद नहीं है तो फिर जिस बंदे को प्रोविंशियल गवर्नमेंट हेड ऑफ द PS फॉर द टाइम बीइंग जो है वो अपॉइंट करेगी, वो बंदा फिर उस SHO की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है प्लेस को डिफाइन किया गया है कि प्लेस का वर्ड अगर कहीं भी इस CRPC में यूज़ किया है तो उसका मतलब होगा हमारे पास हाउस, बिल्डिंग, टेंट एंड वेसल। उसमें सिर्फ और सिर्फ घर या बिल्डिंग इंक्लूडेड नहीं है बल्कि टेंट, और इसके अलावा जो पानी के ज़रिए लोगों को या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जो हमारे पास बहरी जहाज़ वगैरह हैं, वो भी प्लेस की कैटेगरी में इंक्लूडेड हैं। अब ये आगे हम CRPC के अंदर सेक्शन 171 से ऑनवर्ड हमारे पास ये प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल का जो चैप्टर है उसमें हम इस वर्ड को, इस वेसल के वर्ड को हम यूज़ करते हुए ऑफेंसेस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लीडर को अपॉइंट करते हुए डिफाइन करते हुए कहा है कि कोई भी ऐसा बंदा जिसको फॉर द टाइम बीइंग कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए ऑथराइज किया गया है, जिसमें हमारे पास एडवोकेट हैं, वकील है, हाई कोर्ट का अटॉर्नी है, या कोई भी ऐसा बंदा जो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सकता है, वो हमारे पास प्लीडर की कैटेगरी में फॉल करता है। नेक्स्ट डिफाइन किया गया है पुलिस स्टेशन को। पुलिस स्टेशन को डिफाइन करते हुए कहा है कि एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, कि कोई भी ऐसी जगह जिसको जनरली या स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया है वो हमारे पास पुलिस स्टेशन होगा। और अगर इसमें हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ को डिफाइन किया गया है, अब किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में जाएं तो वहाँ पर हमारे पास 2 पुलिस स्टेशन होते हैं, एक पुलिस स्टेशन सिटी होता है और एक पुलिस स्टेशन सदर होता है। तो इस पुलिस स्टेशन सिटी और PS सदर के लिए बाउंड्रीज जो हैं वो कैटेगराइज कर दी जाती हैं कि ये एरियाज़ जो हैं वो सिटी पुलिस स्टेशन की कैटेगरी में आएंगे और ये एरियाज़ जो हैं वो सदर पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में फॉल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर
एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 492, पहली बात सेक्शन 492 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन किया गया है। वो जब हम इंशाल्लाह सेक्शन 492 डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा एनी पर्सन acting as a prosecution on behalf of the state in the high court in the exercise of its original criminal jurisdiction, सिंपली रियासत के बिहाफ पर जो बंदा प्रोसिक्यूशन करता है उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। क्योंकि क्रिमिनल केसेस में हमारे पास स्टेट हमेशा पार्टी होती है, तो स्टेट के बिहाफ पे जो भी बंदा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। लोअर कोर्ट में हमारे पास एडीपीज एपीपीज होते हैं, जबकि हाई कोर्ट में हमारे पास डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल होता है, डीपीपी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सब डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब हम इंशाल्लाह क्रिमिनल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसको पढ़ेंगे। सो ये सेक्शन 4 के अंदर कुछ वर्ड्स को डिफाइन किया गया था जिनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स, that the words which refers to the acts done extend also to the illegal omissions। अब ये भी जब हमने ऑफेंस को डिस्कस किया तो हमने डिटेल में पढ़ा था कि ऑफेंसेस का मतलब है ना सिर्फ हमारे एक्ट्स जो कि प्रोहिबिटेड अंडर लॉ हैं, बल्कि जितने भी इलीगल ओमिशंस हैं वो तमाम भी ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। दूसरी चीज की गई है ऑल द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरिन एंड डिफाइंड इन द पाकिस्तान पीनल कोड एंड नॉट हियरिन बिफोर डिफाइंड शैल बी डीम्ड टू हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली एट्रीब्यूटेड टू देम बाय दैट कोड। इसमें कहा गया है कि अगर वो तमाम वर्ड्स जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर डिफाइन किए गए हैं और वो वही वर्ड्स जो इस सीआरपीसी के अंदर भी यूज़ हुए हैं, लेकिन डेफिनीशन क्लॉजेस के अंदर सीआरपीसी के डेफिनीशन क्लॉजेस के अंदर इन वर्ड्स को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया, तो इन वर्ड्स का सीआरपीसी के अंदर भी वही मीनिंग लिया जाएगा जो कि पीपीसी के अंदर डिफाइन करते हुए बताया गया है। सिंपल। नेक्स्ट है सेक्शन 5 जो कि ट्रायल की बात करता है। इसमें पहली क्लॉज हमें कहती है all the offences under the Pakistan Penal Code shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provisions herein before after contained। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जितने भी ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है उनका ट्रायल इस सीआरपीसी के अंदर जो प्रोसीजर बताया गया है उसके मुताबिक ही कंडक्ट किया जाएगा, जबकि all the offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to same provision, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into or trying or otherwise dealing with such offences। सिंपली कहा गया है कि पीपीसी के अलावा जितने भी ऑफेंसेस हैं जो किसी स्पेशल या लोकल लॉज के अंदर डिफाइन किए गए हैं, जिस तरह हमारे पास स्पेशल लॉ है, एंटी नारकोटिक्स एक्ट है, हमारे पास इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है, एंटी टेररिज्म एक्ट है, जो कि स्पेशल लॉज हैं। इन ऑफेंसेस का जो ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, अगर तो इन स्पेशल लॉज के अंदर कोई प्रोसीजर बताया गया है कि इनके अकॉर्डिंग इन ऑफेंसेस को डील किया जाएगा, फिर तो उन्हीं स्पेशल लॉज का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर स्पेशल लॉज के अंदर इन ऑफेंसेस से रिलेटेड कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं बताया गया और सिर्फ ये लिख दिया गया है कि इनको सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा, तो फिर इन ऑफेंसेस का ट्रायल भी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट किया जाएगा। सिंपली स्पेशल लॉज में प्रोसीजर मौजूद है तो स्पेशल लॉज का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, स्पेशल लॉ में प्रोसीजर नहीं है तो फिर सीआरपीसी का प्रोसीजर ही अडॉप्ट किया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 1 के ऊपर, जिसमें हमने 3 चीज़ों को देखा, इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, क्लॉज एंड ट्रायल के बारे में। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।